एक कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है सुम्मी की। सुम्मी एक 32 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अपने पति राकेश के साथ हैदराबाद में रहती है। शादी के 6 साल बाद सुम्मी फाइनली माँ बनने वाली है। वह बहुत खुश है क्योंकि इतनी मुश्किलों से गुजरकर वो यहाँ तक पहुंची है। आज 7 महीने पूरे होने आए हैं, इसलिए सुम्मी ने अपने घर पे एक छोटा सा बेबी शावर रखा है। बेबी शावर पे उसके दोस्त उसके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आए हैं। होने वाले बच्चे के लिए प्यारे से झबले, खिलौने, लोशन, शैम्पू, महंगे जूते, मिट्टी, ब्लैंकेट्स और बहुत कुछ। लेकिन उसकी दोस्त रुचि लाई है एक कूपन एंटीनेटल क्लास का। सुम्मी सोचती है वो इस कूपन का क्या करेगी। वैसे तो उसने अस्पताल में होने वाले एंटीनेटल क्लास अटेंड किया ही है और उसकी माँ उसके साथ होने वाली है डिलीवरी के लिए। फिर इस एंटीनेटल क्लास का उसे क्या काम। लेकिन डॉक्टर तरु जिंदल हमें बताएंगी कि असली तैयारी माँ को किस तरह से करनी चाहिए। डॉक्टर तरु जिंदल जो एक गायनेकोलॉजिस्ट है और लैक्टेशन कंसल्टेंट भी। वेलकम डॉक्टर तरु। नमस्ते सबको। जितनी भी माताएं यहाँ पर हैं और उनके फैमिली मेंबर्स हैं, ये दोपहर हमारे साथ गुजारने के लिए धन्यवाद। तो हम हमारी कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कोई नई चीज नहीं है। ये हमारा एक कल्चरल नॉर्म है और हमने सबने बचपन से कृष्ण और यशोदा की स्टोरी सुनी है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बहुत सारे छोटी छोटी बातें हमारे सब रिलीजन्स में है। तो हमारे लिए ये एक नॉर्मल है, अनलाइक वेस्टर्न कंट्रीज। लेकिन फिर भी पिछले 10 सालों में, 10 से 15 सालों में अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें इंडिया के ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड, तो वो इतने पुअर हो चुके हैं कि जैसे कोई वेस्टर्न कंट्री से अब हम इंडिया को कंपेयर कर सकते हैं। और इसका कारण क्या है? कारण बहुत सारे हैं। ऑफ कोर्स जो बॉटल और फॉर्मूला इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग हो गई है। दूसरा, माताएं आजकल ज्यादा काम करती हैं आउटसाइड होम, लेकिन वर्क प्लेस पे इतना सपोर्ट शायद नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर, इसीलिए उन्हें एक बहुत मुश्किल चॉइस करनी पड़ती है ब्रेस्ट फीडिंग और काम के बीच में। लेकिन हम जो डॉक्टर्स, नर्सेज और लैक्टेशन प्रोफेशनल्स हैं, हमें रियलाइज होता है कि सबसे बड़ा गैप अगर कहीं है तो वो है नॉलेज और स्किल्स में। ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन सही नहीं होने की वजह से जो दिक्कत आती है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और इसीलिए आज हम आपके साथ इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगले 1.5 घंटे में बहुत कम टाइम है, लेकिन जितना हो सकेगा हम 1.5 घंटे में आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो ब्रेस्ट फीडिंग की एक प्रेग्नेंट औरत को, एक ब्रेस्ट फीडिंग औरत को और उसकी फैमिली को पता होनी चाहिए, वो आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। जब कोई भी माता गर्भवती होती है तो उसके घर में मतलब इतना खुशी का माहौल होता है, वो खुद भी इतनी खुश होती है। जनरली देखा जाता है जिस तरीके की शॉपिंग एक प्रेग्नेंट औरत करती है वो शायद होता है कि मैटरनिटी वेयर, आजकल नए लेबल्स आ गए हैं, तो मैं क्या पहनूं या बच्चे के लिए क्या कपड़े खरीदूं, कौन सा क्रेडल खरीदूं, कौन से टॉयज खरीदूं, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जबकि ज्यादा फोकस होना चाहिए खुद को प्रिपेयर करने में कि मैं डिलीवरी के बाद जब मेरे हाथ में एक बच्चा आएगा तो मैं उसका न्यूट्रिशन पूरा कैसे करूंगी, उसको मैं खाना कैसे खिलाऊंगी, क्योंकि 6 महीने तक तो वो खा नहीं सकता। तो ब्रेस्ट फीडिंग मैं कैसे करूंगी, ये 9 महीने में हम क्यों खुद को प्रिपेयर नहीं करते। और ज्यादा से ज्यादा जब हम गायनेकोलॉजिस्ट और मेटर्निटी होम्स के पास जाते हैं तो हमारी ब्रेस्ट फीडिंग को लेके बहुत ज्यादा प्रेपरेशन नहीं हो पाती। इसीलिए हम सब ने मिलके नरिश 1000 डेज के द्वारा एक ऑनलाइन कोर्स प्रिपेयर किया है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए, जो अपने घर में बैठकर अपने लैपटॉप या फोन पे पूरा डिटेल्स समझ सकती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ये आपसे गुजारिश है, ये सेशन के बाद हम शेयर करेंगे, तो आप या आप जिस और मदर को जानते हैं उनके साथ शेयर करें। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। बेबी शावर का दिन काफी बिजी गया
और अब सुमी को काफी थकान महसूस हो रही थी। अचानक से उसे थोड़ा दर्द होने लगा। राकेश तुरंत उसे अस्पताल ले गए और वहां डॉक्टर ने कहा कि इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ेगा। सुमी और राकेश इसके लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन क्या कर सकते हैं। सी सेक्शन होने के बाद सुमी को जब होश आया तो उसके पास में एक छोटी सी बच्ची लेटी हुई थी। सुमी मुस्कुराई और अपनी बच्ची की तरफ बढ़ी, लेकिन उसे पेट में कुछ खिंचाव सा महसूस हो रहा था। वह उठ नहीं पा रही थी। राकेश बच्ची को उसके पास ले आया और बोला, राकेश ने बताया कि सुमी की माँ आ नहीं पाएंगी क्योंकि पैंडेमिक के कारण ट्रेन्स बंद हो गई हैं। सुमी बहुत मायूस हो गई। राकेश के अलावा उसके पास अब कोई भी नहीं था, ना कोई परिवार वाले, ना कोई दोस्त। वो बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। इतने में डॉक्टर आए। डॉक्टर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ और अपनी बच्ची को दूध कैसे पिलाऊं? चिंता मत कीजिए, मैंने आपको पेन किलर्स दिए हैं, आपको ज़रूर बेहतर महसूस होगा। स्तनपान स्वाभाविक रूप से आता है मिसेस रेड्डी, ये हो जाएगा, कोशिश करते रहिए। डॉक्टर, दूध आना कब शुरू होगा? अभी तो कुछ छोटी-छोटी बूंदें ही दिख रही हैं। क्या इससे मेरे बच्ची का पेट भर पाएगा? माँ भी यहाँ नहीं है। क्या मुझे किसी तरह अलग तरीके से मदद मिल सकती है? तो अब डॉक्टर तरु जिंदल सुमी को बताएगी कि दूध आखिर आना कब शुरू होता है। तो हम सभी को ये डाउट होता है कि शुरुआत के 3 दिनों में जो दूध आ रहा है वो एडिक्वेट है कि नहीं, वो कम है कि नहीं। तो उसका जवाब है हाँ, पहले 3 दिन में दूध ज़रूर कम होता है, लेकिन उसका एक कारण है। जो हमारी प्रकृति है, नेचर है, वो कुछ सोच के ही हर चीज़ करती है। तो जो शुरुआत के 3 दिन का दूध होता है उसको कहते हैं कोलोस्ट्रम, या अलग-अलग भाषाओं में खिस दूध, या बहुत सारी चीज़ों से उसे कहा जाता है। वो काफ़ी थिक होता है, उसमें न्यूट्रिशन एडिक्वेट होता है, थोड़ा-सा चिकना होता है। वो इसीलिए कम होता है ताकि जो बच्चा अभी-अभी बाहर निकला है, जिसको खाने की भी आदत नहीं है, तो कम दूध से वो दूध पीने की प्रक्रिया की उसकी ट्रेनिंग होती है उसमें, जो हम कहते हैं सक करना, निगलना और सांस लेना। ये जो प्रक्रिया है वो थोड़े से दूध के साथ वो सीखना शुरू करता है। अगर बहुत सारा दूध एक ही समय पर आ गया तो सांस की नली में जाने का चांस हो सकता है। इसीलिए नेचर उसको कम रखता है, लेकिन न्यूट्रिशियस रखता है और बहुत चिकना रखता है। तीसरी बात, नेक्स्ट स्लाइड। जो बच्चे का पेट होता है वो बड़ा नहीं होता है डिलीवरी के टाइम। आप देख सकते हैं पहले दिन बच्चे का पेट एक कंचे जितना होता है, हम गोटी खेलते हैं ना, या एक छोटी सी चेरी जितना, सिर्फ 5 ml। उसमें सिर्फ 1 चम्मच भर दूध आएगा। तो इतने कम पेट के लिए कम दूध चाहिए। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होगा, तीसरे दिन पर एक टेबल टेनिस बॉल जैसा पेट हो जाएगा, 10वें दिन पर एक अंडे जैसा पेट हो जाएगा। उसी के साथ आप नीचे देख सकते हैं, छाती से दूध भी उसी प्रकार से बढ़ता है। तो दूध ज़रूर कम है पहले 3 दिन में, लेकिन बच्चे के लिए पर्याप्त होता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये आप देख सकते हैं ये फोटो में कि दबा के जितना दूध निकला है, उतना एक घूंट में बच्चे को पहले दिन लगता है। अगर बच्चा ये 10 घूंट भी ऐसी ले ले एक फीडिंग में, तो बच्चे का 5 ml वाला छोटा-सा पेट भर जाएगा। लेकिन होता क्या है, हमको लगता है अरे! इतने इतने कम दूध से कैसे बच्चे का पेट भरेगा? तो घर वाले भी बोलते हैं, जैसे गाँव में कि दूध, गाय का दूध दो, या शहरों में बोलते हैं फॉर्मूला पिलाओ। डॉक्टर्स को भी घबराहट होती है कि बच्चे के तो शरीर में चीनी कम हो जाएगी और हम ऊपर से फॉर्मूला देने लगते हैं, क्योंकि हमें साइंस पता नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। तो कोलोस्ट्रम के बहुत सारे यूजेस हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि आजकल कोविड पैंडेमिक में इतना सारा इम्यूनिटी को लेके बात हो रही है, हम बच्चों को तो कोई वैक्सीन देते नहीं हैं, तो हम बच्चों को कैसे बचाएंगे? तो अगर बच्चों को सिर्फ कोविड से नहीं, कोई भी बीमारी से आपको बचाना है, तो कहा जाता है कोलोस्ट्रम बच्चे का पहला वैक्सीन है, जिसमें दुनिया भर के व्हाइट ब्लड सेल्स, एंजाइम्स,
एंटीबॉडी सारा कुछ भर के नेचर ने रख दिया है। तो इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, उसका न्यूट्रिशन बहुत बढ़िया है। और आप देख सकते हैं ये पीले रंग का है, इसका मतलब है इसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है। विटामिन ए ज्यादा होने की वजह से ये इम्यूनिटी बढ़ाने में बच्चे की बहुत मदद करता है। अब हम कैन यू जस्ट पॉज, अब हम ब्रेस्ट क्रॉल के बारे में बात करते हैं कि ब्रेस्ट क्रॉल क्या होता है। मुझे पता नहीं आप लोगों ने ब्रेस्ट क्रॉल के बारे में सुना है कि नहीं। ब्रेस्ट क्रॉल का मतलब है कि जैसे जंगलों में अगर कोई बछड़े का जन्म होता है, वहां कोई डॉक्टर नर्स तो नहीं होती ना उसको दूध पिलाने के लिए, वो अपने आप ही माँ के पास, अपने गाय के पास जाकर, थन के पास जाके दूध पीता है। तो क्या ये मनुष्य में भी होता है? और जवाब है हाँ, ये मनुष्य में भी होता है, पर हम ये होने नहीं देते। इसको कहते हैं ब्रेस्ट क्रॉल। बच्चे को अगर डिलीवरी के बाद तुरंत माँ के पेट पे रख दिया जाए, दोनों स्तनों के बीच में, और माँ और बच्चे को वहीं छोड़ दिया जाए एक दूसरे के स्पर्श के साथ, डॉक्टर अपना काम करते रहे, रूम में ज्यादा आवाजें ना हो, थोड़ा सा अंधेरा हो और शांति हो, तो ये बच्चा भी जंगल के बछड़े की तरह बिल्कुल क्रॉल कर कर, दोनों में से कोई एक स्तन चूज कर कर उस तरफ टर्न कर कर अपना पहला दूध खुद ही ले लेता है। हमको लगता है कि नहीं, हमें तो बच्चे और माँ को सिखाना है ब्रेस्ट फीडिंग, लेकिन हर बच्चा उस रिफ्लेक्स के साथ पैदा होता है कि वो अपना पहला फीड खुद ले ले। इसको कहते हैं ब्रेस्ट क्रॉल। अनफॉर्चुनेटली हमारे डिलीवरी रूम्स में आजकल प्रथा ये हो गई है कि हम बच्चे को तुरंत ही डिलीवरी के बाद निकाल के नाल काट के ले जाते हैं, माँ और बच्चे का सेपरेशन हो जाता है और काफी देर के बाद बच्चा माँ के पास आता है, और ये ब्रेस्ट क्रॉल हम देख ही नहीं पाते। मैंने जब ये पहली बार देखा था, जब मैं एमडी कर रही थी, तो मैं इतनी भावुक हो गई ये देख के कि ये कैसे हो सकता है, और मैंने 2 हफ्ते में 100 ब्रेस्ट क्रॉल्स किए थे। आइए हम ब्रेस्ट क्रॉल की एक छोटे से वीडियो को देखेंगे। Soon after delivery and after the baby has cried and started breathing well, अगर बच्चे ने अच्छे से सांस ली है, और कैन यू प्ले द वीडियो अगेन प्लीज। अगर बच्चे ने अच्छे से सांस ली है तो बच्चे को माँ के पेट पे तुरंत रख दिया जाता है। cried and started breathing well. कितना खूबसूरत है, देखा आपने? कितनी खूबसूरत देखा? Baby is shown to the mother and kept को close to और her with बच्चे a की cheek-to-cheek गाल contact. को लगाया जाता है This ताकि helps the माँ mother to उसको kiss the baby and कर also सके, उसका facilitates स्पर्श the कर सके। local custom of saying a holy message in baby's ear. Subsequently, baby is kept prone in between the breasts. All care should be माँ taken की to prevent the baby छाती के from बीच में falling. उल्टा रख दिया जाता है। If the weather is cold, then अगर baby should be ठंडी हो covered with a लेबर रूम warm में, तो cloth. वहां पर बच्चे को हम ढक Baby सकते is हैं very कपड़े से, alert soon तो after बच्चे को delivery पहुंचना भी माँ and की hence छाती पे ही is है। at its instinctive best. वेरी गुड। Baby is also kept warm, being in close contact तो with the माँ mother. और बच्चे के स्पर्श Baby से is also prevented बच्चा from गर्म catching रहता है और infections ठंडा नहीं because पड़ता। she starts acquiring healthy germs which will colonize her skin and intestines. Thus, this position ensures early instinctive stimulation and gives warmth, माँ की love, छाती पे जो अच्छे security, कीटाणु and होते हैं also वो food. बच्चे के ऊपर It उनकी also पेंटिंग हो initiates जाती है, bonding जो process बच्चे between को the baby and the इन्फेक्शन से mother. बचाते हैं। माँ को सपोर्ट किया जाता है कि बच्चे के साथ बात करें, क्योंकि बच्चा माँ की आवाज समझता है पेट में से ही। Kicks will give आप tender देख firm सकते हैं कि jerks to the बच्चा womb, अपने पैर releasing it to मारकर contract. ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। This will help to expel placenta and reduce bleeding. इससे जो प्लेसेंटा होता है या वाल होती है यूट्रस के अंदर, वो भी बाहर निकलने में Once मदद baby करती है, और realizes डिलीवरी के that बाद food का is रक्त in स्राव close कम होता है। proximity, it starts salivating. आप देख सकते हैं बच्चे के मुंह से झाग निकल रहा है, क्योंकि उसे Smell is a खुशबू strong आई है। stimulus which drives the baby towards the nipple. और Baby's बच्चा smell धीरे धीरे sensation is अब well developed. ऊपर की तरफ आने की Smell कोशिश of a करेगा। chemical on nipples is similar to the smell of a chemical in amniotic fluid, which surrounds the baby in the womb.
mouthing movements start. ये आप देख सकते हैं बच्चा निपल की तरफ अपने आप आ रहा है, उसको कोई भी गाइड नहीं कर रहा है, उसको The कोई वहां shoulder, लेके नहीं जा रहा hip, है। and neck muscles are sufficiently developed to help her move. माँ को सिर्फ बच्चे को सपोर्ट Baby करना with है। limited vision can see the areola. If baby raises her head, it can also see mother's face. Baby has reached the nipple, बच्चा निपल पर अपने आप पहुंच चुका है। has raised her head, and has nicely lashed it with और wide open mouth and mouth full of बच्चे ने breast. अपने आप What निपल a और उसके beautiful पास का जो काला वाला भाग है वो अपने आप मुंह में लेकर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू की है। इसको कहते हैं ब्रेस्ट क्रॉल। और हाँ, ये हर डिलीवरी में हो सकता है। जैसे मैंने कहा, मैंने 2 हफ्तों में 100 ब्रेस्ट क्रॉल्स किए थे जब मैं एमडी कर रही थी। सिर्फ जो बच्चे शायद प्रीटर्म होते हैं, उनमें सांस लेने में दिक्कत होती है, उनमें हम ब्रेस्ट क्रॉल नहीं करते। नेक्स्ट स्लाइड। तो क्या ब्रेस्ट क्रॉल हम सिजेरियन के दौरान भी कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। हम ब्रेस्ट क्रॉल तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्रॉल करने के लिए बच्चे के पास इतनी जगह नहीं है, लेकिन हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट मतलब त्वचा का स्पर्श जरूर कर सकते हैं। आप ये फोटो देख रहे हैं, डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे को माँ की छाती के ऊपर रख दिया गया है और डॉक्टर अपने टांके मारने का काम शुरू रखा हुआ है उसने। तो पूरा सिजेरियन इस तरीके से हो सकता है जिसमें माँ और बच्चे का स्पर्श हो रहा है, माँ अपने बच्चे में गुम है और वहां डॉक्टर अपना सिजेरियन पूरा कर रहा है। कितनी बार तो वो सिजेरियन पूरा होने तक बच्चे का पहला ब्रेस्ट फीड वहीं ऑपरेशन थिएटर की टेबल पे कंप्लीट हो जाता है, राइट? तो अब कितना सुंदर लगता है, लेकिन क्या हम सबको ये मिलता है? क्या हम ये एक्सपीरियंस कर पाते हैं? प्रीवियस स्लाइड प्लीज। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो 7वें 8वें महीने में अपने डॉक्टर से बात करें कि मैंने ये ब्रेस्ट क्रॉल के बारे में पढ़ा है और मैं चाहती हूँ कि मेरी डिलीवरी में ये हो। और ये जब तक हम पहले बात नहीं करेंगे ना, तब तक ये ज्यादातर हॉस्पिटल्स में किया नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, नर्स, वार्ड असिस्टेंट, एनेस्थेटिस्ट सबका एक टीम वर्क लगता है। और अगर हम ये पहले से नहीं डिसाइड करें तो ये फिर डिलीवरी के टाइम करना मुश्किल होता है। तो ये आपका राइट है। अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है या आपके किसी रिलेटिव की होने वाली है, उनको ब्रेस्ट क्रॉल के बारे में बताएं। आपको ये वीडियो YouTube पे भी मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट क्रॉल के द्वारा जो पहले 1 घंटे में बच्चा अपने आप कोलेस्ट्रम पी लेता है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? वार्ड में जाने के बाद हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट कंटिन्यू रख सकते हैं। आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, एक माँ ने अपने बच्चे को अपनी छाती पे रखा हुआ है और ये कंटिन्यू रख सकते हैं जितने भी घंटे माँ कंफर्टेबल है। अगर माँ का सिजेरियन हुआ है, वो लेटी हुई है, तो भी उसके ऊपर बच्चे को छाती पे रखा जा सकता है। इनफैक्ट ये मेरे अपने घर की फोटोग्राफ है, ये मेरी भाभी और मेरे भैया हैं। तो पहला घंटा हम कहते हैं माँ की छाती पे और सेकेंड आवर हम कहते हैं पिता की छाती पे। पिता की छाती पे रखने का फायदा क्या होता है? तो पहला जवाब तो यही कि जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, जो त्वचा का स्पर्श है, उससे बच्चे का टेम्परेचर कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, बच्चा ठंडा नहीं पड़ता। दूसरी बात, कहा जाता है कि अगर पिता की छाती का स्पर्श बच्चे को मिला है तो पिता के अंदर हार्मोन के चेंजेस होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन, जिससे वो एकदम मर्दाना वाला हार्मोन होता है, वो कम हो जाता है, ऑक्सीटोसिन बढ़ जाता है और पापा का बच्चे में बच्चे से बॉन्डिंग और केयर टेकिंग बिहेवियर, मतलब बच्चे का ध्यान रखना, ये और इम्प्रूव होता है। इसीलिए ये मेरे भैया हैं जिन्होंने सेकेंड आवर में अपनी बेटी के साथ किया था, और आप देख सकते हैं ये तो बड़े भाई के साथ भी फॉरेन कंट्री में करवाया गया है। अब हम ब्रेस्ट फीडिंग के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं कि कोलेस्ट्रम के बाद ये जो पार्ट है कि मुझे ब्रेस्ट फीड करना कैसे है। ये ब्रेस्ट फीडिंग ना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन सीखना पड़ता है, ठीक है? तो इसमें माँ कैसे बैठनी चाहिए, बच्चे को कैसे पकड़ना चाहिए और
बच्चे के मुंह का स्तन पे किस तरीके से जुड़ाव होना चाहिए। ये कहा जाता है ब्रेस्ट फीडिंग का सारा 70% कोर यही है। अगर हम ये स्किल सीख लेते हैं तो हमने ब्रेस्ट फीडिंग पे विजय पा ली है। तो सबसे पहली बात देखते हैं कि माँ बैठनी कैसे चाहिए। तो आप लेफ्ट साइड पे जो फोटो देख रहे हैं इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है, माँ के पैर छोटे हैं तो वो नीचे पैर रखने के लिए आगे झुक गई है। आगे झुकने की वजह से अगर माँ इसी तरीके से ब्रेस्ट फीड करती रहेगी तो उसको कमर में नीचे दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, माँ को हमेशा सीधा बैठना है फीडिंग के लिए, चाहे बेड पे हो चेयर पे हो, और पीछे एक तकिया लगा लें ताकि कमर दर्द ना हो। दूसरी बात, नेक्स्ट स्लाइड, आप देख सकते हैं कि पैर नीचे नहीं टच हो पा रहे थे, इस वजह से वो आगे झुक रही थी। तो पैर के नीचे एक स्टूल रख सकते हैं ताकि आपके पैर और थाइज ऊपर हो जाए। अगर बेड पे बैठे हैं तो आप दोनों पैर पालती मार के बैठ सकते हैं या एक पैर सीधा रख सकते हैं और पैरों के नीचे तकिया रख सकते हैं ताकि आपकी जो लैप है या थाइज है वो थोड़ी सी ऊपर हो जाए। प्रीवियस स्लाइड। आप देख सकते हैं कि बच्चा माँ के हाथ में लटका हुआ है और इस पोजीशन में बच्चा कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता। तो बच्चे को हमेशा सपोर्टेड रहना चाहिए ताकि उसको कंफर्टेबल फील हो। तो हम जनरली कहते हैं पूरे बच्चे को अपने हाथ पे पकड़ो और अपने हाथ को एक या दो तकियों से सपोर्ट करो तो सपोर्टेड बच्चा हो पूरा। और दूसरा, आप नेक्स्ट स्लाइड, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बच्चे का कैन यू जस्ट रिमूव दिस नोटिफिकेशन फ्रॉम द स्क्रीन प्लीज। और आप देख सकते हैं कि बच्चे का ना इस पोजीशन में एक ट्विस्ट आया हुआ है गले में। बच्चे का जो मुंह है वो माँ की तरफ है लेकिन बॉडी स्ट्रेट है। इस वजह से थोड़ी देर में बच्चे को दर्द होगा और वो दूध पीना छोड़ देगा और माँ बोलेगी अरे हर थोड़ी देर में बच्चा सो जाता है। इसके लिए जरूरी है पूरा बच्चा आपकी तरफ टर्न्ड हो या मुड़ा हुआ हो। तो माँ के पोजीशन में माँ सीधा बैठे, पीछे तकिया लगा के झुके ना और अपने पैरों को सपोर्टेड रखे। बच्चे के पोजीशन में बच्चा पूरा सपोर्टेड होना चाहिए और बच्चा पूरा आपकी तरफ मुड़ा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम कुछ पोजीशंस के बारे में देखें। तो ये आप पहली पोजीशन देख रहे हैं जिसको कहते हैं क्रेडल पोजीशन। क्रेडल पोजीशन का मतलब है जिस स्तन से माँ ब्रेस्ट फीड कर रही है उसी हाथ पे बच्चे को पकड़ा हुआ है। तो ये जनरली आपने सब जगह यही देखा होगा। तो इस पोजीशन में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में कर सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, लेकिन हम कहते हैं पहले के 1 या 1.5 महीने में ये पोजीशन ज्यादा अच्छी नहीं है। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो गले में ट्विस्ट वाली बात है ये इस पोजीशन में ज्यादा होती है कि मुंह माँ की तरफ और शरीर स्ट्रेट। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, माँ जब स्तन को पकड़ने जाती है तो माँ और बच्चे के बीच में हाथ आ जाता है और माँ और बच्चे के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है। इस पोजीशन में हाथ भी माँ के ज्यादा दर्द होते हैं। इसलिए जब अच्छा जुड़ाव बनाना है माँ और बच्चे के बीच में फीडिंग के लिए तो ये एक अच्छी पोजीशन नहीं है शुरुआत में। तो कौन सी पोजीशन करनी चाहिए? नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो आप पोजीशन देख रहे हैं इसको कहते हैं क्रॉस क्रेडल। क्रॉस मतलब उल्टा। इसमें अगर लेफ्ट ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीड कर रही हूं तो मैं राइट हैंड से बच्चे को पकड़ूंगी। अब ये देखिए आप पोजीशन, इस पोजीशन में क्या हो रहा है, मैंने बच्चे को राइट हैंड में पकड़ा है और लेफ्ट ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ। एडवांटेज देखिए, पहले तो मेरे हाथ कहीं बीच में नहीं आ रहे ब्रेस्ट पकड़ने टाइम। दूसरा, माँ और बच्चे के बीच का स्पर्श देखिए, जिसको कहते हैं टमी टू टमी कॉन्टैक्ट, ये इतना सुंदर कॉन्टैक्ट होता है। और तीसरा, पूरा का पूरा बच्चा मैंने सपोर्ट किया हुआ है अपने हाथ में और मेरे हाथों के नीचे मैं 1 या 2 तकिए रख सकती हूँ। तो इसको कहते हैं क्रॉस क्रेडल। और हम कहते हैं कि क्रॉस क्रेडल सब पोजीशंस में से वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस है जो आप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए पहले 1-1.5 महीने में यूज कर सकते हैं। उसके बाद तो फिर आप कोई भी पोजीशंस यूज कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। अभी इसी तरीके से अगर मैं
इस बच्चे को लेफ्ट ब्रेस्ट से क्रॉस क्रेडल से करूं और राइट ब्रेस्ट पे मैं इसको बस घुमाते हुए यहां ले जाऊं, तो इसको कहते हैं फुटबॉल पोजीशन। कुछ बच्चे एक ब्रेस्ट पे कुछ पोजीशन में करते हैं, दूसरे ब्रेस्ट पे कुछ दूसरे पोजीशन में ब्रेस्ट फीड करते हैं, एक ही पोजीशन से दोनों ब्रेस्ट पे नहीं करते। तो फुटबॉल पोजीशन बहुत यूजफुल होती है, स्पेशली सिजेरियन के केसेस में जिसमें आगे टाके होते हैं और हमें आगे बच्चे रखना नहीं होता, नहीं तो दर्द होगा। तो फुटबॉल पोजीशन से त्वचा का स्पर्श, ब्रेस्ट और दोनों हाथों का, मतलब मेरे हाथ कहीं भी इंटरफियर नहीं कर रहे और बच्चा इस तरीके से फुटबॉल में फीड कर सकता है। तो साइड से कर ले या आगे से। नेक्स्ट स्लाइड। लेट के दूध पिलाना, तो सदियों से लोग लेट के दूध पिलाते हैं, लेकिन आजकल बहुत एक सुपरस्टिशन हो गया इस बारे में कि लेट के दूध पिलाने से तो बच्चे की सांस की नली में दूध चला जाएगा या बच्चे के कान में चला जाएगा, तो लेट के मत पिलाओ। इनफैक्ट बहुत हॉस्पिटल्स में भी मना किया जाता है। तो लेट के क्या दूध पिला सकते हैं? जवाब है हाँ। अगर माँ को नींद की सुलाने की कोई दवाई नहीं दी गई हो या बच्चा प्री टर्म या प्री मैच्योर ना हो, तो लेट के जरूर पिलाया जा सकता है। लेट के इनफैक्ट माँ को ज्यादा कंफर्ट होगा। अगर सिजेरियन की माँ है, टाके लगे हुए हैं नीचे डिलीवरी के बाद, रात को दूध पिलाना है, तो ये माँ के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम ये हुई है कि बॉटल फीडिंग लेट के नहीं कर सकते। बॉटल फीडिंग अगर लेट के करें तो कान में जाना, नाक में जाना हो सकता है। तो हमने बॉटल फीडिंग की जो गलतियां हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग पे डाल दी है, तो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग लेट के की जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये है लेड बैक पोजीशन या रिक्लाइनिंग पोजीशन, जिसमें सिर्फ माँ को पीछे की तरफ झुककर बच्चे को अपने ऊपर ऐसे रखकर ब्रेस्ट फीड करना है। अब इस पोजीशन को पूरी दुनिया में आजकल माना गया है क्योंकि इसमें बच्चा ना उल्टा होता, ठीक है, और उल्टा होने की वजह से बच्चे की जो जीभ है ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाती है लैच बनाने के लिए या जुड़ाव बनाने के लिए। तो फीडिंग के लिए कहा जाता है ये सबसे नेचुरल पोजीशन है बच्चे की, और इसमें बच्चे के गिरने का भी डर नहीं होता क्योंकि बच्चा ग्रेविटी की वजह से माँ पे चिपका हुआ रहता है। बहुत सारे जैसे कुछ मुंह में क्लेफ्ट पैलेट हो या टंग टाई, मतलब जीभ जुड़ी हुई होती है कुछ बच्चों की, उन सब के लिए बहुत अच्छा पोजीशन है। सिजेरियन की मदर्स के लिए रेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा पोजीशन है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम समझेंगे लैचिंग के बारे में। लैचिंग का मतलब क्या होता है कि अगर माँ ठीक से बैठी है, बच्चे को ठीक से पकड़ा है और क्रॉस क्रेडल पोजीशन में फीड करने वाली है, तो आगे जाके बच्चे को किस तरीके से हम निप्पल और एरियोला पे लगाएंगे, इस जुड़ाव को कहते हैं, इस अटैचमेंट को कहते हैं लैचिंग। तो आप जैसे देखते हैं जो ब्रेस्ट होता है उसमें निप्पल होता है और काला भाग होता है, इस काले भाग को कहते हैं एरियोला। जनरली लोगों को लगता है कि इस तरीके का कुछ बच्चा जुड़ाव बनाएगा जिसमें थोड़ा सा निप्पल और थोड़ा सा काला भाग चला जाए। ये गलत लैच है। अगर इस तरीके से लैचिंग होगा तो ना ही बच्चे को दूध मिलेगा और माँ को दर्द भी होने लगेगा। वो इसलिए क्योंकि दूध निप्पल में नहीं होता, यहाँ से तो सिर्फ बाहर निकलता है, दूध की नलियां होती है ये काले भाग में। तो बच्चे को पहली बात तो निप्पल पे नहीं, काले भाग पे लैच करना होता है इस तरीके से। और दूसरी बात, बच्चे को निप्पल और नीचे के भाग पे लैच करना होता है, ऊपरी एरियोला पे नहीं, क्योंकि बच्चे का सिर्फ जबाड़ा हिलता है फीड करने टाइम, तो यहाँ पे स्तन देने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो लैच कभी भी ऐसे नहीं होता, लैच हमेशा ऐसे होना चाहिए, निप्पल और नीचे का भाग। बताती हूँ कैसे। तो पहली बात तो माँ को क्रॉस क्रेडल पोजीशन में बैठना है, बच्चे को उठाने के लिए उसकी गर्दन पकड़े, बटक्स पकड़े, थोड़ी देर त्वचा का स्पर्श दे कि बच्चा उठ जाए। उसके बाद बच्चे को घुमाकर उसके बटक्स को अपने हाथ पर रखें और गर्दन को पकड़े। गर्दन से ज्यादा अच्छा जो हड्डी होती है कान के नीचे वहां पे पकड़े और बच्चे को पूरी तरीके से सपोर्ट कर ले। बच्चे को जितने कम कपड़े पहनाए उतना अच्छा है। आपका गाउन भी पूरा पेट तक खुला हुआ हो तो अच्छा है, ताकि त्वचा का स्पर्श हो सके। जितने कम मिटन्स पहनाए उतना अच्छा है।
अब दूसरे हाथ से ब्रेस्ट को पकड़े। अभी ब्रेस्ट को कैसे पकड़ना है? तो ब्रेस्ट को पकड़ने के दो तरीके होते हैं। एक होता है यू की तरह का आकार और एक होता है सी की तरह का आकार। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें इस तरीके से नहीं पकड़ना है, क्योंकि बहुत औरतें ऐसे पकड़ती हैं, होता क्या है, आधी से ज्यादा नलियां तो आपने बंद ही कर दी हैं, तो दूध कहाँ से आएगा? तो हमेशा निपल से 3 उंगली छोड़कर ही आप ब्रेस्ट को पकड़े। तो या तो सी में पकड़े या तो यू में पकड़े। अब वो कैसे पता चलेगा कैसे पकड़े? आप सिर्फ बच्चे के मुंह को देखें। अगर बच्चे का मुंह हॉरिजॉन्टल है तो आप उसी के पैरेलली सी होल्ड में पकड़ेंगे। अगर बच्चा आपकी तरफ वर्टिकल मुंह से आ रहा है, सीधे इस तरीके खड़े मुंह से आ रहा है, तो आप उसको यू होल्ड में पकड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं क्रॉस क्रेडल पोजीशन में बच्चे का मुंह सीधा है, खड़ा हुआ है, तो मैं अपने ब्रेस्ट को यू होल्ड में पकड़ूंगी। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा, ये आप फोटो देख सकते हैं, इसको कहते हैं ब्रेस्ट सैंडविच। इमेजिन कीजिए आप एक बड़ा बर्गर या वड़ा पाव खा रहे हैं, तो इतना बड़ा बर्गर मुंह में डालने के लिए आप क्या करते हैं, उसको दबाते हैं ताकि वो एक छोटा सा सैंडविच बन जाए जो आपके मुंह में आसानी से चला जाए। तो इतने बड़े ब्रेस्ट को छोटे से मुंह में डालने के लिए आप कंप्रेस करें, इसको कहते हैं ब्रेस्ट सैंडविच। इसकी वजह से अच्छा जुड़ाव बनता है और बच्चा ज्यादा काला भाग अंदर ले पाता है। तो आप क्रॉस क्रेडल पोजीशन में बैठे, यू होल्ड में बच्चे को पकड़े, इसको ब्रेस्ट सैंडविच बनाए। नेक्स्ट स्लाइड। अब बहुत बार लोग क्या करते हैं, सीधा ही निपल मुंह में दे देते हैं। सीधा निपल मुंह में देने की वजह से ही ये गलत लाच बनता है। हमें सीधा मुंह में नहीं देकर इस निपल को थोड़ा सा बच्चे के नाक पे लगाना है। नाक पे लगाने की वजह से बच्चे को इसकी खुशबू आएगी दूध की, वो धीरे धीरे अपना मुंह पीछे की तरफ लेगा ताकि ये निपल उसके मुंह में चला जाए। और ये पीछे लेने वाली जो प्रक्रिया है, सीधा नहीं देकर उसकी नाक पे ऐसे ऐसे करें तो बच्चा इसको लेने के लिए मुंह पीछे करेगा, और जब मुंह पीछे करता है तब जाके बच्चे का मुंह बड़ा खुलेगा। जब बच्चे का मुंह ऐसे होता है तो मुंह बड़ा नहीं खुल पाता, तो मुंह पीछे ले जाना जरूरी है ताकि बच्चा बड़ा मुंह खोलकर निपल और नीचे का एरियोला अंदर ले पाए। और उसके लिए हम कहते हैं नाक को निपल पे रब करें। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद जैसे ही बच्चे का बड़ा मुंह खुला, माँ को ध्यान देना है और बच्चे को अपनी तरफ खींच लेना है। उसको बच्चे की तरफ नहीं जाना है, उसको बच्चे को अपनी तरफ खींच लेना है इस तरीके से, जिसमें बच्चे की ठोड़ी को या नीचे की ये चिन को पहले ब्रेस्ट पे लगाए और ये निपल को ऊपर की तरफ एंगल करते हुए बच्चे के मुंह में डाल दें। तो इस तरीके का लैच बनता है। नेक्स्ट स्लाइड। तब आप देखेंगे कि बाहर से तो ऐसा दिखता है, लेकिन अंदर से देखिए वो निपल कहाँ चला गया है। जो ऊपर का जो तालू होता है, आप हाथ लगा के देखेंगे तो शुरुआत में हार्ड तालू होता है और पीछे अंदर जाके सॉफ्ट नरम तालू होता है। तो अगर ये निपल बच्चे ने खींच के सॉफ्ट तालू की तरफ खींच लिया है, तो बार बार उसके बीच में जब वो दबा दबा के दूध पिएगा तब आराम से बिना दर्द के दूध निकलेगा। लेकिन अगर वो हल्का सा खींच के हार्ड पैलेट के बीच में दूध दबा दबा के लेता है तो माँ को दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम सही लैच बनाते हैं तो पेनलेस ब्रेस्ट फीडिंग होती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये आप देख सकते हैं परफेक्ट लैच बना है, जिसमें बच्चे का मुंह बड़ा खुला हुआ है, बच्चे की जो ठोड़ी है, चिन है, पूरी ब्रेस्ट में सधी हुई है, नीचे का काला भाग मुंह के अंदर घुसा हुआ है इसलिए आपको दिखेगा नहीं, और ऊपर का काला भाग बाहर है। और आप देख सकते हैं ऐसे में बच्चे का नाक कभी भी नहीं दबेगा और बार बार उसको नाक को दूर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट स्लाइड। ये गलत लैच है और ये लैच इसलिए बना है क्योंकि सिर्फ हल्का सा बच्चे ने निपल और हल्का सा काला भाग मुंह में लिया हुआ है, बच्चा आगे से आया है। बच्चे को नीचे से लैच करना होता है, आगे से नहीं, और इसकी वजह से बच्चा सिर्फ निपल मुंह में लेता है। नेक्स्ट स्लाइड।
और प्रॉब्लम होती है ये जिसको कहते हैं क्रैक निपल, क्योंकि बच्चे ने सिर्फ निपल लिया हुआ है और हार्ड तालू के बीच में दबा दबा के दूध पी रहा है, तो इंजरी हो जाती है और माँ को बहुत पेन होता है। कितना कॉमनली देखा गया है। इसका जवाब सिर्फ ये है कि लैचिंग और पोजिशनिंग को ठीक करें। माँ कैसे बैठी है, कैसे बच्चे को पकड़ा है और किस तरीके का जुड़ाव बनाया है। अगर ये हम ठीक करें और थोड़ा सा आखिरी का जो दूध आता है जिसमें ज्यादा चर्बी होती है, उसके कुछ ड्रॉप निपल पे लगा ले, तो ये 2 से 4 दिन में ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है। इसीलिए लैचिंग और पोजिशनिंग सीखें। इसके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं ऑनलाइन, हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू डॉक्टर। आगे बढ़ते हैं। सुमी को अब पता चल गया है कि नायरा अच्छे से लैच कब कब करती है। पूरे दिन बैठकर ब्रेस्ट फीडिंग करने से अगर सुमी थक जाती है तो थोड़ी देर लेट कर दूध पिला देती है। राकेश ने उसके लिए एक सोफा लाया है विद आर्म रेस्ट। उस पे वो बैठकर आराम से फीड कर सकती है और उसने ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अपनी सब जरूरत की चीजें पास में रख रखी है। राकेश भी उसकी मदद बहुत करता है, कभी सुमी के नायरा के पोतले बदलने में और कभी उसकी मालिश करने में। एक दिन सुमी की दोस्त शैरन का फोन आता है। हाय सुमी, कैसी हो? तुम्हारी बेटी नायरा कैसी है? मेरा बेटा आदित्य 3 महीने का हो गया है, लेकिन आजकल उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है। 5-5 मिनट में दूध मांगता है। ऐसा रात भर चल रहा है यार। अच्छा, नायरा तो 15-20 मिनट दूध पीती है और सो जाती है। अक्सर 1.5 से 2 घंटा आराम से सोती है, फिर उठती है, दूध पीकर फिर सो जाती है। मुझे तो इस तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। अच्छा, मैं तो परेशान हो गई हूँ यार। नींद भी पूरी नहीं हो पा रही। इस तरह कैसे चलेगा? सोच रही हूँ थोड़ा फॉर्मूला मिल्क दे दूँ। अरे, फॉर्मूला मिल्क क्यों देती हो? रुको, आज मेरी पीडियाट्रिशियन से अपॉइंटमेंट है। मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या ये सब कुछ नॉर्मल है। तो अब डॉक्टर सुरभि संगवाई, जो एक पीडियाट्रिशियन है और साथ ही में एक लैक्टेशन कंसल्टेंट भी, वो सुमी को इस प्रॉब्लम का सलूशन बताएगी। तो जैसे आपने देखा शैरन और सुमी की बात उनके बच्चों की स्तनपान के समय को लेकर हो रही थी। इन दोनों में ये डिफरेंस क्यों है? हर नवजात शिशु के माता पिता के मन में यही सवाल आता है जैसे ही उनका बच्चा पैदा होता है कि हमारा बच्चा कितनी देर दूध पिएगा, हमें उसे कितनी बार दूध पिलाना चाहिए और क्या उसका पेट भरेगा, कैसे भरेगा, ये सब हमें कैसे पता चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जानने के लिए, जैसे कि डॉक्टर तरु ने भी आपसे बताया कि फर्स्ट फीड जो होता है बच्चों में, वो उनके डिलीवरी के पहले घंटे में उन्हें देना चाहिए, जिसे हम गोल्डन आवर भी कहते हैं। तो जब बच्चे ब्रेस्ट क्रॉल करके अपना फर्स्ट फीड फर्स्ट आवर में ले लेते हैं, उसके बाद उनके जो नेक्स्ट फीड्स होते हैं वो उन्हें हर 2-3 घंटे में माँ को स्तनपान कराना चाहिए, जिससे उनका ऐसा शेड्यूल बने जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है वो 10 से 12 बार 24 घंटे में बच्चों ने ब्रेस्ट फीडिंग करना ही चाहिए। यूजुअली देखा गया है कि पहले 15 दिनों में बच्चों में कुछ वेट लॉस होता है, जो उनके जन्म के वजन से लेकर थोड़ा कुछ प्रतिशत कम होता है, जिसमें 7% to 10% तक नॉर्मल माना गया है। ये जो बर्थ वेट का लॉस होता है वो फिर से रीगेन भी हो जाता है अराउंड 10 to 15 डेज तक। तो जैसे ही बच्चे का बर्थ वेट रीगेन हो जाता है, उसके बाद बच्चा यूजुअली उसे डिमांड पर फीड करना चाहिए, पर फिर भी माँ को ये शेड्यूल बरकरार रखना चाहिए कि कम से कम 10 से 12 बार या फिर उससे ज़्यादा बार 24 घंटे में उसे बच्चे को स्तनपान कराना ही चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो घड़ी के कांटे की तरफ देखकर बच्चे को फीड ना कराएं, और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ये समझें कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है या नहीं। तो जैसे हम इस स्लाइड में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड के ग्लास में एक जो दूध है वो थोड़ा वाइट कलर का है और पतला भी नजर आ रहा है,
और इसे फोर मिल्क कहा जाता है। ये जो दूध होता है ये माँ के ब्रेस्ट मिल्क का इनिशियल पार्ट होता है, जो शुरुआती भाग होता है उसे फोर मिल्क कहा जाता है। उसमें ज़्यादा मात्रा में पानी रहता है। इसका कारण यही है कि ये नेचर ने ऐसा बनाया है कि पहले कुछ मिनट्स में ये जो दूध आता है इससे बच्चे की प्यास बुझती है। तो दिस इज फॉर टेकिंग केयर ऑफ द थर्स्ट ऑफ द बेबी। और उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग के अंत के भाग में गाढ़ा दूध आता है जिसे हम हाइंड मिल्क कहते हैं, जो थोड़ा क्रीम कलर का रहता है। ये फोर मिल्क से थोड़ा थिक रहता है कंसिस्टेंसी में, और इसमें फैट्स की मात्रा ज्यादा रहती है और एनर्जी भी ज्यादा रहती है। तो इसीलिए इस दूध को जब बच्चा प्राप्त कर लेता है तो उसकी भूख अच्छे से शांत हो जाती है। तो पर्याप्त मात्रा में बच्चे को ये दोनों प्रकार के दूध उसे मिले, इसके लिए आपको उतने समय के लिए बच्चे को दूध पिलाना जरूरी है। और ये समय 10 मिनट से लेके 1 घंटे तक कहीं पे भी हो सकता है। कुछ बच्चे थोड़ा धीमी गति से दूध पीते हैं, कुछ बच्चे थोड़े फास्ट सक्लर्स होते हैं। तो आपसे यही अनुरोध है कि अपने बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिलने के लिए, और आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि उसे पर्याप्त मात्रा में दूध मिलने के लिए आपको ये दोनों दूध उसे देना जरूरी है। आपको ये देख के देने की जरूरत नहीं है, आपको एक पर्याप्त मात्रा में ड्यूरेशन के लिए आप बच्चे को सही तरीके से अटैच करके ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली फोर मिल्क और हाइंड मिल्क इस दोनों का पोषण उसे मिलता है। और समझने के लिए कि वेदर ये दूध उसे मिला है या नहीं, आप थोड़ा एक्सप्रेस करके देख सकते हैं एट द एंड ऑफ द फीडिंग सेशन, जिससे आपको दूध की कंसिस्टेंसी से ये बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। अब आप कैसे समझेंगे कि बच्चे ने एडिक्वेट मिल्क लिया है या नहीं, या पर्याप्त मात्रा में दूध ले रहा है या नहीं, या उसे ये दूध ठीक से मिल रहा है या नहीं। तो इसमें बहुत सिंपल है याद रखना ये 3 W's के बारे में, जिसको याद रखने के लिए आपके लिए हमने ये शॉर्ट फॉर्म बनाया है कि बच्चे का वेट गेन होना चाहिए, उसके वेट डाइपर्स और यूरिन काउंट की तरफ आपका ध्यान रहना चाहिए, और बच्चा वेकफुल और अलर्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो वेट गेन का महत्व क्या है? जब बच्चा पूरी तरीके से स्तनपान कर रहा है, जिसे हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड बच्चों में एक पद्धति से उनका वजन बढ़ता है। तो जैसे मैंने बताया पहले 15 दिनों में वो वेट लॉस होता है 7 से 10% तक, बट वो रीगेन भी हो जाता है, बर्थ वेट वापस आ जाता है। और वापस आने के बाद में जब बच्चा फिर भी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड है तो उसके बाद हर हफ्ते में 175 to 200 ग्राम्स का वजन बच्चों में बढ़ता है। तो यूजुअली पहले 1 महीने में ये सजेशंस होते हैं कि हर हफ्ते बच्चे का वेट चेक होना चाहिए इन ऑर्डर टू जज कि उसे सही तरीके से ये ब्रेस्ट मिल्क उसे एडिक्वेटली मिल रहा है या नहीं। तो वेट गेन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। वेट डाइपर्स या यूरिन काउंट का क्या महत्व है? इसका मतलब ये है कि आपको इस बारे में ध्यान रखना है कि बच्चा पर्याप्त मात्रा में पेशाब भी कर रहा है, क्योंकि बच्चे की पेशाब की गिनती से हम ये जान सकते हैं कि वो जो दूध ले रहा है उसका जो इनटेक ऑफ मिल्क है वो एडिक्वेट है या नहीं। तो इसका भी एक फॉर्मूला या छोटी सी बात याद रखनी है कि जब बच्चा फर्स्ट 48 आवर्स में रहता है तो 1 से 2 बार पेशाब होना नॉर्मल माना जाता है, और जैसे जैसे बच्चे का एक दिन से उम्र बढ़ता है तो उसका पेशाब की गिनती भी बढ़ता है। जैसे कि डे 3 पे 3 to 4 टाइम्स, डे 4 पे 4 to 5 टाइम्स, और हियर आफ्टर एवरी पासिंग डे उसका पेशाब की गिनती एक से बढ़ती जाती है। इसके अलावा याद ये रखना है कि 10वें दिन के बाद यूजुअली सभी बच्चे 10 से 12 बार 24 घंटे में पेशाब करते हैं, और यदि ये हो रहा है इसका मतलब उसे एडिक्वेट मात्रा में दूध मिल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वेकफुल और अलर्ट बेबी। तो इसमें रिसर्च के द्वारा पाया गया है कि जो बच्चे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान करते हैं वो बहुत ही फुर्तीले और सतर्क होते हैं, और उनका IQ भी तेज होता है। तो आपके बच्चे में आपको ये चेंजेस नोटिस करने हैं, और जैसे ही आप ये जान लेते हैं कि ये हो रहा है, जैसे इस बच्चे को आप देख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुली वो मदर की तरफ देख रहा है, और शायद उसकी माँ उससे बात भी कर रही होती है और उसने अच्छे से माँ का हाथ भी पकड़ा है। तो ये एक साइन है एक वेकफुल अलर्ट बेबी का, जिसका ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। पर कभी कभी कुछ इंस्टेंसेस होते हैं कि मदर ठीक से ब्रेस्ट फीड करा रही है, बेबी भी अच्छे से ले रहा है, पर फिर भी कुछ कारण है जिसकी वजह से आपका बच्चा रो रहा है। तो ऐसे कुछ कारण होते हैं जो माँ को पता होने चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम गोइंग टू पैनिक और थिंकिंग कि आपका दूध तो कम नहीं है। ये सोचने से पहले आपको यदि कुछ कॉमन रीजंस ऑफ क्राइंग पता हो तो आपके लिए आसानी होगी।
नेक्स्ट स्लाइड। इसमें से सबसे पहला जो रीजन है वो हंगर होता है, दैट मीन्स बच्चे की भूख। तो बच्चे की भूख को कैसे समझें? इनिशियली जब माँ फर्स्ट टाइम मदर होती है तो वो समझ नहीं पाती कि कब बच्चे को दूध के लिए मतलब दूध पिलाना है, स्तनपान कराना चाहिए। तो उनकी जानकारी के लिए हमने ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि कुछ अर्ली हंगर क्यूज होते हैं बच्चों के, जो कुछ साइंस होते हैं जो बच्चे हमें देते हैं, जिसे हम यदि पिकअप कर लें तो हमारे लिए मदर के लिए अटैचमेंट और ब्रेस्ट फीडिंग का जो जर्नी है वो बहुत आसान होता है। तो अर्ली हंगर क्यूज में बच्चा क्या शो करेगा? जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें बच्चा हाथ मुंह में डाल रहा है, यॉन करता है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है। तो ये कुछ साइंस है जब बच्चा रो नहीं रहा होता, बट वो आपको दर्शा रहा होता है कि अब उसे भूख लगी है या फिर वो एक मतलब फीडिंग सेशन के लिए रेडी है। तो ये सही समय है जब मदर ने अपनी पोजीशन एडजस्ट करके उसे स्तनपान के लिए अपने पास ले लेना चाहिए। इसके उलट दूसरा जो ये पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चा रो रहा है बहुत जोर से। और जब बच्चा रो रहा होता है तो आपने जैसे नोटिस किया ऐसे समय बच्चे की जो जीभ है वो थोड़ी ऊपर की तरफ है। और जैसे कि डॉक्टर तरुण ने एक्सप्लेन किया था, अटैचमेंट के लिए बच्चे का मुंह अच्छा खुला होना चाहिए। तो एक रोता हुआ बच्चा बहुत ही उसे दिक्कत होती है माँ के छाती से अटैच होने के लिए। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब आपका बच्चा बहुत रो रहा है तो उसे पहले शांत कराइए और उसके बाद उसे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अपने पास लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा दूसरा मुख्य कारण हो सकता है कि आपका बच्चा एक ग्रोथ स्पर्ट से गुजर रहा हो। ग्रोथ स्पर्ट का मतलब ये होता है कि ये ऐसा फेज होता है बच्चे के ग्रोथ के जर्नी में जब उसकी जो उसका जो विकास है एज रिलेटेड टू हिज वेट, लेंथ मतलब कि लंबाई, और सर का माप, ये 2-3 चीजें होती हैं जिससे हम बच्चे की ग्रोथ के और विकास के बारे में पता कर सकते हैं। तो यूजुअली ग्रोथ स्पर्ट के दौरान इन सब पैरामीटर्स की बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही होती है। और क्योंकि ये तेजी से बढ़ रहे होते हैं ये पैरामीटर्स, इसीलिए बच्चे की भूख भी काफी बढ़ती है। तो इस दौरान बच्चे यूजुअली फ्रीक्वेंट फीडिंग करते हैं, जिसे हम क्लस्टर फीडिंग के नाम से जानते हैं। बहुत फ्रीक्वेंटली फीड करते हैं, जैसे कि हमारे 2 मदर्स शैरन और सुमी में से शैरन का बच्चे के साथ हो रहा था और वो काफी फ्रीक्वेंटली फीड मांग रहा था, डिमांड कर रहा था, क्योंकि उसकी उम्र थी अराउंड 3 मंथ्स। तो जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं 3 महीने के आसपास भी एक ग्रोथ स्पर्ट बच्चों में आता है। तो इस दौरान बच्चे को बहुत भूख लगती है और वो काफी बार फ्रीक्वेंट डिमांड करने के वजह से माँ को ऐसा लग सकता है कि कहीं उसका सप्लाई कम तो नहीं हो रहा। पर आपको ऐसा लग भी रहा हो तो भी उसका एक तरीका है जिससे आप इस चीज से डील कर सकते हैं। आपको थोड़ा हैंड एक्सप्रेशन या फिर एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मतलब दूध कटोरी में निकाल के रखना, ये आपको बस एडिशनल करना पड़ता है, जिससे कि जब बच्चा फ्रीक्वेंट फीडिंग्स डिमांड करता है तो आपका सप्लाई भी उसके डिमांड के अनुसार बढ़ जाए। और दूसरी जगह जब आप थोड़े थक गए हैं उसे दूध पिलाते हुए, तो जो कटोरी में निकाला हुआ दूध है वो आपके किसी फैमिली मेंबर, आपके स्पाउस या फिर घर में जो और भी बुजुर्ग सदस्य हैं वो भी कटोरी चम्मच से बच्चे को पिला सकते हैं। तो याद रखने के लिए कि ग्रोथ स्पर्ट्स बच्चों में कब आते हैं, ये कुछ टाइम फ्रेम्स हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ, करीबन 1 हफ्ते के आसपास, 1 हफ्ता या 10 दिन के आसपास ये आ सकता है। फिर 3 हफ्ते, 6 हफ्ते, 3 महीने से लेकर 4 महीने, 6 और 9 महीने के करीब भी ये ग्रोथ स्पर्ट्स बच्चों में देखे गए हैं। तो जब भी आपके बच्चे को ग्रोथ स्पॉट आता है, आप अगर इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं तो आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगी। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा कभी कभी बच्चों में नोज ब्लॉक होता है, जो कि बहुत कॉमनली एलर्जीज की वजह से हो सकता है, जैसे कि आसपास कहीं डस्ट के माइट्स हैं या फिर आप अगर ऑल आउट या मस्कीटो रिपेलेंट यूज करते हैं तो उस वजह से बच्चे का नेसल पैसेज थोड़ा ब्लॉक हो जाता है। क्यों ब्लॉक होता है? क्योंकि उनके जो ये पैसेजेस रहते हैं बहुत नैरो रहते हैं, दे आर इन द डेवलपिंग फेज, और इस दौरान छोटा सा भी 2-3 छींके भी आ गई तो उसके सिक्रेशन की वजह से आपके बच्चे की नोज ब्लॉक हो सकती है। और नोज ब्लॉक होने से बच्चा काफी रोता है, परेशान होता है, क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। और यही वो समय होता है जब बच्चा ठीक से दूध भी नहीं पी पाता, क्योंकि दूध पीने के लिए सक, स्वालो एंड देन ब्रीथ, ये उसको पॉसिबली करते आना चाहिए। और बिकॉज ऑफ नोज ब्लॉक वो कभी कभी ये नहीं कर पाता है। तो इसीलिए अगर आपका बच्चा नोज ब्लॉक से जूझ रहा है तो आप आपके पीडियाट्रिशियन से की सलाह से या फिर आसपास जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो रही है वो एलर्जेंस के बारे में ध्यान रखिए। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड।
उसे कभी कभी पेट में दर्द भी हो सकता है, जिसे हम इन्फेंट कोलिक के नाम से जानते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं प्रीवियस स्लाइड के बदले में ये स्लाइड में बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो एक्सेसिव क्राई जब बच्चों में होता है, काफ़ी कॉमन रीज़न है, ये पाया गया है कि बच्चों के पेट में कभी गैस ट्रैप हो जाता है। जो उनकी आंत होती है, कभी कभी वो ठीक से गैस रिलीज नहीं कर पाती, इसके वजह से एयर ट्रैपिंग के वजह से बच्चों में पेट में दर्द होता है। और इसका एकमात्र साइन है बच्चा बहुत एक्सेसिवली क्राई करता है। तो इस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा जब पेट दर्द से गुजर रहा हो तो वो ठीक से अटैच नहीं करेगा, ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से ले नहीं पाएगा। तो इस टाइम आपको आपके पीडियाट्रिशियन से संपर्क करना चाहिए और उसके अनुसार उसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि कभी कभी शैलो अटैचमेंट या फिर जिसमें पुअर लैच, जो हमने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, उसकी वजह से भी एयर इंजेक्शन मतलब हवा का पेट में एंट्री होने से कभी कभी बच्चों में इन्फेंट कोलिक थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो उसका आपको ध्यान देना है कि एवरी टाइम यू हैव टू लैच द बेबी, डीप अटैचमेंट और करेक्ट अटैचमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिसमें बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि लैचिंग डिफिकल्टी। लैचिंग डिफिकल्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बच्चा मतलब माँ को ये चीज़ नहीं आ रही है ठीक से लैच करने के लिए, कभी कभी कुछ दूसरे कारणों की वजह से बच्चा लैच नहीं कर पाता है। तो आपको वो कारण यदि समझ नहीं पा रहे हैं आप, तो आपको एक प्रोफेशनल सलाह लेनी चाहिए, या फिर आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन या फिर लैक्टेशन कंसल्टेंट से मुलाकात करके ये चीज़ समझनी चाहिए कि लैचिंग डिफिकल्टी किस वजह से आ रही है। दूसरी कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे माँ की छाती में कभी सूजन आ जाती है दूध जमने की वजह से, उसके वजह से दूध का जो स्राव है वो ठीक से नहीं हो पाता और उसके वजह से मिल्क सप्लाई थोड़ा लो हो सकता है। ये सब चीज़ें ट्रांसिएंट रहती है, मतलब कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चा दूध ठीक से नहीं पी पा रहा और देयर आर चांसेस कि माँ का मोटिवेशन कम हो जाए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है ऐसे दौरान आपको किसी प्रोफेशनल सलाह का मिलना। मेडिकल रीजंस भी कुछ हो सकते हैं जिसके वजह से बच्चे बहुत रोते हैं, पर उसके लिए आपको अपने हेल्थ के प्रोवाइडर दैट इज पीडियाट्रिशियन से संपर्क करना चाहिए। आगे के कुछ मिनटों में अभी हम आपको बताएंगे कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग चैलेंजेस से गुजर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। धन्यवाद। नायरा अब 4 महीने की हो गई है। सुमी उसे डिमांड फीडिंग कराती है। दोनों का रूटीन काफी कुछ सेट हो गया है। आज राकेश और सुमी एक डिनर पे जा रहे हैं। नायरा माँ पापा जी के पास रहेगी। सुमी ने नायरा को फीड करा दिया है और 2 से 3 घंटे में वो वापस आ जाएंगे। लेकिन रेस्टोरेंट से आते आते 5 घंटे हो गए। अब सुमी को बहुत चिंता हो रही थी। घर पहुंची तो देखा कि नायरा सोई है। माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो जब भूख से रोने लगी तो उन्होंने उन्हें डब्बे का दूध बना के दे दिया था। सुमी को थोड़ा गिल्टी फील हुआ, लेकिन फिर वो सोने की तैयारी करने लगी। इतने में अचानक उसे लगा कि छाती में थोड़ा सा भारीपन जैसा लग रहा है, एक हैवीनेस जैसा, थोड़ा दर्द भी हो रहा था। अचानक से नायरा रोने लगी। राकेश उसे अंदर लेकर आया, बोला सुमी इसे शायद भूख लग रही है। सुमी उसे लेकर दूध पिलाने लगी, लेकिन नायरा ठीक से लैच नहीं कर पा रही थी, रोए जा रही थी। इतने में माँ अंदर आई। माँ देखो ना, मेरे ब्रेस्ट एकदम हेवी हो गए हैं, हार्ड भी हैं और बहुत दर्द भी हो रहा है। इधर नायरा रो रही है और मैं दूध पिलाने की कोशिश कर रही हूँ पर वो पी नहीं पा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा अचानक से लाज क्यों नहीं कर पा रही है वो। ओह, थोड़ा गर्म पानी का सेक करके देखें। पर माँ नायरा तो रो रही है, उसे फीड कैसे कराऊं? उसको तो भूख लगी है ना पहले। अच्छा ठीक है, मुझे बॉटल में दूध दे दो, मैं पिला देती हूँ। अरे नहीं माँ, ऐसा बार बार हम पाउडर वाला दूध तो नहीं दे सकते, फॉर्मूला मिल्क हम बार बार नहीं दे सकते। डॉक्टर ने साफ मना किया था। डॉक्टर के हिसाब से तो ब्रेस्ट मिल्क ही सबसे अच्छा है। क्या करना चाहिए? अरे हाँ, मुझे मेरी फ्रेंड ने एक लैक्टेशन कंसल्टेंट का नंबर दिया था। तो क्या मैं उनको कॉल करके पूछूं? तो अब शिल्पी मल्होत्रा, जो कि एक लैक्टेशन कंसल्टेंट है, वो सुमी को बताएगी कि आखिर इस सिचुएशन में वो क्या कर सकती है। जैसा कि आप सभी ने देखा,
कुछ ही घंटों में जब सुमी ने नायरा को दूध नहीं पिलाया तो उसके ब्रेस्ट हेवी हुए, हार्ड हुए और उसको दर्द भी हो रहा था। नायरा के रोने पर वो चाहकर भी बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही थी। ऐसी कंडीशंस को हम ब्रेस्ट हेवीनेस बोलते हैं। ये ब्रेस्ट हेवीनेस अगर ध्यान न दी जाए तो मेडिकल कंडीशन ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट, ये राइट साइड की स्लाइड देखने पर, पिक्चर देखने पर आप लोग डरिए नहीं। ये मेडिकल कंडीशन एनगॉर्जमेंट है जो कि काफी देर तक ध्यान न देने पर होती है। पर सुमी की ऐसी कंडीशन जो हेवीनेस है या हार्डनेस है, वो आमतौर पर इमीडिएटली पोस्ट डिलीवरी भी हो सकती है और कभी भी कुछ घंटों का गैप आने पर, फीडिंग में कुछ घंटों का गैप आने पर हो सकती है, जो कि घर पर बहुत आराम से डील की जा सकती है। तो अगर ब्रेस्ट हेवी हार्ड दिख रहा है तो सबसे पहले ब्रेस्ट को एक गर्म कपड़े की सिकाई करनी चाहिए। पूरे ब्रेस्ट पर एक कपड़ा जो है गर्म पानी में भिगोकर और उसको हम लपेटकर ब्रेस्ट की सिकाई करेंगे। उसके बाद धीरे से ब्रेस्ट सिकाई करने के बाद में ब्रेस्ट को सॉफ्ट तरीके से हम मसाज करेंगे। अब ब्रेस्ट मसाज के काफी ब्रेस्ट मसाज करते हुए हमको ये ध्यान देना है कि काफी हल्के हाथों से की जाए और उंगलियों के पीछे वाले पोर्शन से। अगर ये इस तरीके से ब्रेस्ट है तो सबसे पहला स्टेप है ब्रेस्ट को इस तरीके से रोल कीजिए। हर एंगल से रोल करना जरूरी है। इस तरीके से अच्छे से रोल करने के बाद निप्पल को निप्पल को इस तरीके से स्टिमुलेट कीजिए जिससे कि निप्पल वाला एरियोलर रीजन और निप्पल रीजन थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। निप्पल स्टिमुलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है स्ट्रोकिंग ऑन द ब्रेस्ट। इस तरीके से हल्के हाथ से आगे से पीछे, पीछे से आगे ब्रेस्ट के सब हिस्सों को अच्छे से स्ट्रोकिंग की जाती है। स्ट्रोकिंग के बाद उंगलियों के पोरों से गोल गोल घुमाते हुए ब्रेस्ट को चारों हर तरफ से थोड़ा मसाज कीजिए, दबाइए और इसके बाद आपका ब्रेस्ट सॉफ्ट फील होगा आपको और धीरे से जैसे ही आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो आप दूध निकाल पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ब्रेस्ट एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला ब्रेस्ट को पकड़ना और उसको पीछे की तरफ को कंप्रेस करना। कंप्रेस एंड रिलीज। प्रेस, दोबारा से देखिए, ब्रेस्ट को पकड़ा आपने, उसके बाद चेस्ट वॉल की तरफ को आपने कंप्रेस किया और रिलीज कर दिया। तो ये प्रेस, कंप्रेस एंड रिलीज की प्रक्रिया को बार बार करते हुए आप देखेंगे कि थोड़ी देर में अच्छे से दूध निकलने लगेगा और ब्रेस्ट सॉफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही सॉफ्ट ब्रेस्ट को आप आराम से बच्चे को दे सकते हैं जिससे बच्चा आसानी से दूध पी सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। ब्रेस्ट मसाज और ब्रेस्ट एक्सप्रेशन की प्रक्रिया को एक ग्लोबल हेल्थ मीडिया के एक छोटे से वीडियो से मैं आपको दिखाती हूँ जिससे ये प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आपके लिए आसान हो जाए। थोड़ी देर के बाद में अच्छे से दूध निकलने लगेगा जो आप कटोरी में इकट्ठा करके रख सकते हैं और बच्चे को पिला सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम ये तो हमने देखा कि हाथ से दूध किस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसा कि सुमी के साथ हुआ। 4 से 5 घंटे तक जब वो दूध नहीं पिला पाई तो उसका ब्रेस्ट हार्ड हो गया। पर यदि माता मैटरनिटी लीव फिनिश होने के बाद में ऐसा सोचती है कि उसको दोबारा से अपने काम पर पहुंचना है, तो जब वो 9 से 5 घर से बाहर रहेगी तो सब घर वाले मेंबर्स को और मदर को खुद से ऐसा लगने लगता है कि अब उसकी एब्सेंस में दूध कैसे, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे हो सकती है। तो उसके लिए अगर माएँ 15 से 20 दिन पहले से प्लानिंग शुरू कर दें तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से दूध को इकट्ठा करके रख सकते हैं। उस तरीके जब हमको एक पूरा छोटा मिल्क बैंक घर में बनाना है तो वो हाथ से एक्सप्रेशन की जगह पर पंप यूज किए जा सकते हैं।
पंप्स, ब्रेस्ट पंप्स दो तरीके के होते हैं, एक मैनुअल पंप और इलेक्ट्रिक पंप। इलेक्ट्रिक पंप में भी दो प्रकार होते हैं, एक तो जिसमें एक ही फ्लांज होता है और एक टाइम पर एक ही ब्रेस्ट से दूध निकाल सकती हैं माताएं। दूसरा इलेक्ट्रिक पंप ऐसा होता है जिसमें कि दो फ्लांजेस होते हैं और आराम से दूध निकाला जा सकता है दोनों ब्रेस्ट से, तो उसमें और भी कम समय लगता है। एक तीसरे तरीके का पंप भी मार्केट में अवेलेबल होता है, जो कि हमको यूज नहीं करना चाहिए। पहली बात, इससे कोई सक्शन डेवलप नहीं होता जिससे कि दूध हम निकाल सके। दूसरा, जो ये नीचे का जो लाल पोर्शन दिख रहा है, यूजुअली दूध इसमें इकट्ठा होता जाता है, तो इस दूध को हम यूटिलाइज नहीं कर पाते क्योंकि ये पीछे का भाग हम अच्छे से स्टेरलाइज नहीं कर सकते। तो मार्केट में अवेलेबल मैनुअल पंप या इलेक्ट्रिक पंप, जिस भी तरीके का आपका यूटिलाइजेशन है, आप खरीद सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। अब इस निकले हुए दूध को हम स्टोर कैसे करेंगे? कलेक्ट तो हमने जो किया सब छोटे छोटी कटोरी में किया, बट अगर हमको स्टोर करके रखना है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और मार्केट में बहुत सारी जो फ्लैशी चीजें अवेलेबल है उन पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारे किचन में जो छोटे ढक्कन वाले स्टील के डब्बे अवेलेबल होते हैं, उनको ही अच्छे से वॉश करके स्टेरलाइज करके आप यूज कर सकते हैं। इन डब्बों को धोने के टाइम पर ये ध्यान रखना है कि डिश वॉशिंग लिक्विड को थोड़ा पतला करके उनसे धोइए। जो साबुन की जो टिक्की होती है जिससे कि बर्तन साफ किया जाता है, एडवाइस ये है कि उससे आप ना करें, जिससे कि छोटे छोटे साबुन के टुकड़े कहीं कोनों में इकट्ठा ना रह जाएं। साबुन से धोने के बाद में इन डब्बों को अच्छे से 10 मिनट तक गर्म पानी में उबालना है। उबले हुए डब्बों को जब बाहर निकालेंगे तो गीले डब्बों को आपने किचन के किसी कपड़े से पोंछना नहीं है, खुली हवा में रखकर उनको सुखा लेना है और एक बड़े डब्बे में बंद करके रख देना है। जब भी आपको अपना मिल्क निकला हुआ स्टोर करके रखना है तो इन डब्बों में रखिए। और जब स्टोरेज के लिए हम जब फ्रिज का इस्तेमाल करेंगे तो ये ध्यान रखिए कि इन पर कितना मिल्क इस एक डब्बे में है, किस टाइम पर निकाला गया है और कौन सी डेट को निकाला गया है, ऐसा लिखकर उस पर स्टिकर लगा कर रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 4 से 6 घंटे के अंदर निकला हुआ दूध इस्तेमाल कर लेंगे, तो उसमें किसी भी तरीके को इसको फ्रिज में रखने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर फ्रिज की रैक्स में आप रखना चाहते हैं तो कम से कम 7 दिनों तक वो दूध खराब नहीं होगा, आसानी से रखा जा सकता है। ध्यान रखने की बात ये है कि जब फ्रिज में रखा जाएगा मिल्क, तो फ्रिज के दरवाजों में ना रखा जाए। फ्रिज के रैक्स में पीछे की तरफ जो हमारे फ्रिज का जो दरवाजा पीछे का जो वॉल है उस तरफ अगर रखेंगे तो फ्रिज बार बार खोलने पर उसमें गर्म हवा के झोंके नहीं लगेंगे और दूध का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और आसानी से दूध जो है एकदम सही बना रहेगा अगले 7 दिनों तक। अगर ज्यादा टाइम का स्टोरेज सोचा है तो फ्रीजर में ऐसे स्टिकर लगे हुए डब्बों को आप रख सकते हैं। एटलीस्ट मिनिमम 3 महीने तक बहुत आराम से रखा जाएगा। पर क्या फ्रिज का निकला हुआ ठंडा दूध फ्रिज से या फ्रीजर से निकला हुआ ठंडा दूध बच्चे को दिया कैसे जाएगा? तो इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप कभी भी डायरेक्टली, ना तो गैस स्टोव पे, ना माइक्रोवेव में, ना ओटीजी में डायरेक्टली आप दूध को गर्म नहीं करेंगे। उससे दूध के जो पोषक तत्व हैं वो खराब हो जाते हैं, पोषक तत्व खराब हो जाते हैं। तो दूध को फ्रिज में से निकालकर एक बाउल में, जिसमें कि नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, उसमें थोड़ी देर रख दीजिए, जिससे दूध अपने रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा और बच्चे को आसानी से दिया जा सकता है। अगर किसी कारणवश आप बाहर निकालना भूल गए हैं टाइम से और आपको इमरजेंसी में बच्चे को दूध देना है, तो कुछ गर्म पानी में, ध्यान रखिए वार्म वाटर, नॉट हॉट वाटर, वार्म वाटर के कंटेनर में निकला हुआ दूध रख दीजिए, जिससे कि थोड़ा जल्दी दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। अब ऐसा निकला हुआ दूध जब बच्चे को पिलाने की बारी आती है तो सबसे पहला ख्याल ये आता है कि फटाफट बॉटल से पिला दिया जाए। तो बॉटल फीडिंग के डिसएडवांटेजेस
कुछ अगली स्लाइड्स में डॉक्टर पूजा आपसे डिस्कस करेंगी, पर इस समय मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरीके से निकला हुआ दूध या तो जब माँ घर पर प्रेजेंट नहीं है या माँ ही देना चाहती है तो किस तरीके से पिलाया जा सकता है। सबसे आसान तरीका है कटोरी और चम्मच। कटोरी और चम्मच के इस्तेमाल से बहुत आसानी से किसी भी एज में बच्चे को दूध पिला सकते हैं। दूसरा बहुत आसान तरीका है, ये एक छोटा बाउल जो हमारे किचन में होता है, ध्यान रखना है कि ये जो उसकी जो किनारियां हैं ये एकदम स्मूथ किनारियां हैं, एक खड़ी हुई किनारियां नहीं है जो बच्चे को जो बच्चे के मसूड़ों या लिप्स में लगेंगी वैसी नहीं है। इससे अच्छे से दूध पिलाया जा सकता है। आजकल मार्केट में एक सिलिकॉन निफ्टी कप भी अवेलेबल है। ये सिलिकॉन कप काफी आरामदायक है और इसमें आप इसको हम स्टेरलाइज अच्छे से कर सकते हैं, धो भी सकते हैं। इसमें 2 रेजर्वॉयर्स होते हैं, एक बड़ा रेजर्वॉयर और एक छोटा रेजर्वॉयर। इसमें इसका फायदा ये होता है कि दूध गिरता कम है। बड़े रेजर्वॉयर से जैसे ही आप दूध को प्रेस करेंगे, दूध छोटे रेजर्वॉयर में आ जाएगा, छोटे रेजर्वॉयर में आ जाएगा दूध और बच्चा आसानी से पी सकता है। अब इस बात पर सभी माताओं को ऐसा लग रहा होगा कि क्या छोटा बच्चा बाउल से या कप से दूध पी सकता है? तो अगले 2 वीडियोस में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक छोटा बच्चा भी आसानी से कप फीडिंग या बाउल फीडिंग कर सकता है। देखिए, माँ ने जब कप में जो दूध लिया है वो बहुत ज्यादा भरकर नहीं दिया है, बच्चे की गर्दन को थोड़ा टिल्ट करके रखा है और जैसे ही वो दूध बच्चे के होठ पे लगा रही है, बच्चा आराम से टंग की हेल्प से और लिप्स की हेल्प से दूध पी पा रहा है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि दूध बच्चे के मुंह में डाला नहीं जाएगा। जब थोड़ा सा दूध बच्चे के लिप्स की एजेस पे टच किया जाएगा और बच्चा अपने आप दूध पी पाएगा। इसी तरीके से निफ्टी कप से भी बहुत आसानी से बच्चा दूध पी सकता है। देखिए, छोटे रेजर्वॉयर में दूध आते ही बच्चे ने एक छोटे बिल्ली के बच्चे की तरीके से दूध पीना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी बच्चे के मुंह में दूध डाला नहीं जाएगा, सिर्फ बच्चा लिक करेगा, मतलब चम्मच जीभ जीभ से खींचते हुए आराम से दूध पी लेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमको माँ को बच्चे को दूध पिलाना कब तक चाहिए? तो आज की डेट में हम सबको मालूम है कि 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध मिल रहा है, पानी भी नहीं दिया जा रहा है और किसी फॉर्मूला या गाय के दूध की जरूरत नहीं है। पर 6 महीने के बाद भी क्या बच्चे को दूध मिलना चाहिए? तो WHO और यूनिसेफ के हिसाब से बच्चे को दूध कम से कम 2 साल तक और उसके बाद भी अगर माँ और बच्चा दोनों तैयार हैं तो मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले साल में जब 6 महीने से लेके और 1 साल का जो समय है बच्चे की उम्र का, उसमें से 70% न्यूट्रिशन बच्चे को माँ के दूध से मिलता है और 30% न्यूट्रिशन ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फूड, मतलब जो सॉलिड फूड दाल खिचड़ी हम शुरू करते हैं उससे मिलता है। सेकेंड ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर से लेके सेकेंड ईयर तक का जो टाइम है, उस उम्र में बच्चे को 50% मिल्क, 50% न्यूट्रिशन ब्रेस्ट मिल्क से मिलता है और 50% न्यूट्रिशन कॉम्प्लीमेंट्री फूड से मिलता है। इसी तरीके से जो माएं 2 साल के बाद भी बच्चे को स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखती हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा नॉलेज ये है कि 30% न्यूट्रिशन उस समय भी बच्चे को माँ के दूध से मिलता है और 70% न्यूट्रिशन उस समय बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग से मिलता है। सो ये एक चार्ट WHO ने दिया है बताने के लिए कि ब्रेस्ट मिल्क सेकेंड ईयर, मतलब बच्चे के दूसरे साल में 31% एनर्जी, 38% प्रोटीन, 45% विटामिन ए एंड 95% ऑफ विटामिन सी बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क से मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग
2 साल तक मिनिमम और उसके बाद में भी करवाई जाए। अब नायरा 6 महीने की हो गई है। जैसे डॉक्टर शिल्पी ने बताया है, सुमी उसे सिर्फ अपना दूध पिला रही है, एक बूंद पानी भी नहीं दी बाहर से। सुमी नायरा को रोज शाम को सैर कराने अपने साथ ले जाती है। आज उसे गार्डन में अपनी दोस्त ऋतु मिल गई। हाय सुमी, तुम कैसी हो? तुम तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो यार, एकदम फिट लग रही हो। तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे जैसी दुबली पतली है, थोड़ी कमजोर लग रही है। नहीं ऋतु, मैं तो प्री प्रेगनेंसी वेट में पहुंच चुकी हूँ। और नायरा बिल्कुल अच्छी है, अच्छे से खाती है, पीती है, मेरा दूध भी अच्छे से पीती है, पूरा दिन खेलती रहती है, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है, बीमार भी बहुत कम पड़ती है। तुम बताओ ऋतु, तुम और आर्यन कैसे हो? अच्छा, यार मेरा तो वजन कम ही नहीं हो रहा। प्रेगनेंसी के टाइम में डायबिटीज भी हो गया था। मेरा आर्यन तो मस्त चबी है, लेकिन बहुत सर्दी खांसी होती रहती है बीच बीच में। Uh, now, Dr. Pooja will tell us that सुनो, why there. इस पूजा आकर ऋतु और सुमी के बारे में को जानकारी देती हैं। ओके, थैंक यू। तो अब हम देख रहे हैं कि सुमी की बेटी नायरा थोड़ी दुबली है लेकिन चुस्त और तंदुरुस्त है। और ऋतु का बेटा बॉटल से दूध पीता है, फॉर्मूला मिल्क, और वो काफ़ी चबी है लेकिन अक्सर बीमार पड़ता है। आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों है? पहले हम समझते हैं कि आखिर माँ के दूध में और फॉर्मूला मिल्क में क्या अंतर है। हम सबको पता होगा कि फॉर्मूला मिल्क आखिर बनता तो गाय के दूध से ही है। माँ के दूध में एंटी इन्फेक्टिव और ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं क्योंकि वो एक जीवित द्रव्य के जैसा है, और वो फॉर्मूला मिल्क में नहीं होते। माँ के दूध में जो प्रोटीन होते हैं वो आसानी से पच जाते हैं क्योंकि उसमें वे की मात्रा ज्यादा होती है। केसिन एक दही के जैसे गाढ़ा होता है और पचने में समय लगता है, और वे पानी के जैसे पतला होता है और आसानी से पच जाता है। आप देख सकते हैं कि गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और साथ ही में फॉर्मूला मिल्क में भी ये केसिन की मात्रा ज़्यादा होती है। माँ के दूध में जो फैट्स होते हैं वो उसकी आइज और ब्रेन की डेवलपमेंट में मदद करते हैं, साथ ही में उसकी बुद्धि की वृद्धि भी होती है। अब यही फैट्स हम फॉर्मूला मिल्क में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत रिसर्च के बाद पता चला है कि फॉर्मूला मिल्क से ये फैट्स तो बच्चों के शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होते और सेम फायदे नहीं करते। इसके अलावा माँ के दूध में कार्बोहाइड्रेट्स, स्पेशल प्रकार के ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जो एक्चुअली बुरे कीटाणुओं को अपने साथ बांधकर शरीर के बाहर फेंक देते हैं और अच्छे कीटाणुओं के लिए खाना बनते हैं। इसके अलावा माँ के दूध में जो आयरन, विटामिन ए, सी और पानी होता है वो बच्चे की जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है। वो सही मात्रा में होता है और उस तरीके का होता है जो बच्चे का शरीर आराम से एब्जॉर्ब कर सकता है। हर माँ अपने शिशु की जरूरत के हिसाब से दूध बनाती है। गाय के बछड़े को पहले 2 साल में अपना वजन 2000 पाउंड तक बढ़ाना होता है, जिसमें कि इंसान के बच्चे को उतनी ग्रोथ यानी कि उतना बढ़ने के लिए 20 साल मिलते हैं। इसलिए गाय के दूध में प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन गाय के विपरीत जो इंसान का बच्चा होता है उसे अपने ब्रेन का डेवलपमेंट पहले 3 सालों में 80% तक उसका ब्रेन डेवलप हो जाता है। उसको पहले साल में अपना ब्रेन वेट डबल करना होता है। इसलिए माँ के दूध में होते हैं बहुत अच्छे फैट्स जो इसके लिए उसकी मदद करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर प्रजाति का दूध उसी के लिए बना है, हमारे लिए नहीं। माँ का दूध एक जीवित द्रव्य के जैसे है जो हर समय बदलता रहता है।
जैसे हमने देखा कि एक फीडिंग के दौरान भी माँ फोर मिल्क और हाइंड मिल्क बनाती है। उसके अलावा जब अगर बच्चा प्री टर्म हो या जल्दी पैदा हो गया हो या लेट हुआ, तो उस हिसाब से भी माँ के ब्रेस्ट मिल्क का कॉम्पोजिशन चेंज होता रहता है। दिन और रात में भी माँ अलग दूध बनाती है। रात के समय में माँ के दूध में मेलेटोनिन की मात्रा ज्यादा होती है, जो एक स्लीप हार्मोन है। उसके अलावा बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से, उसकी सेहत की जरूरत के हिसाब से, बच्चे के जेंडर के हिसाब से और यहाँ तक कि माँ के खान पान के हिसाब से भी दूध का कॉम्पोजिशन चेंज होता रहता है। तो यदि हम सोचे कि फॉर्मूला मिल्क एक पिल के जैसा है, एक दवाई के जैसा जो हमेशा सेम ही रहता है, पर दवाई भले कितनी अच्छी हो, क्या हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और पूरे हफ्ते, महीने और साल भर तक क्या उस दवाई पे ही रह सकते हैं? माँ का दूध एक फल सब्जियों से भरी टोकरी के जैसे होता है, जिसमें बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। अच्छा अच्छा टेस्ट आता है बच्चे को और उसकी स्मेल, उसकी कलर्स, उसकी वैरायटी चेंज होती रहती है, क्योंकि दोनों चीज माँ प्रकृति ने बनाई है। फल माँ से बने हैं और ब्रेस्ट मिल्क भी माँ से। अब माँ का दूध तो एक पर्सनलाइज मेडिसिन के जैसे माना जा सकता है, लेकिन फॉर्मूला मिल्क पीने से हमारे इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फॉर्मूला मिल्क पीने वाले बच्चों में अक्सर पेट के प्रॉब्लम्स या लंग के इन्फेक्शंस देखे गए हैं। ऐसा क्यों है? इसके लिए सबसे पहला है कारण कि फॉर्मूला मिल्क आंत यानी कि इंटेस्टाइन का पीएच अल्कलाइन बना देता है, जिसमें हार्मफुल बैक्टीरिया आसानी से उग सकते हैं। जो माँ का दूध इंटेस्टाइन को एसिडिक बनाए रखता है, जिससे कि बैक्टीरिया नियंत्रित रहते हैं। दूसरा कारण इन्फेक्शंस का हो सकता है ये कि जो फॉर्मूला मिल्क के प्रोटीन्स होते हैं वो बच्चे की आंत में छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू एस्केप कर जाते हैं और ब्लड में एक एलर्जिक रिएक्शन पैदा करते हैं, जिससे कि बच्चे को कभी कभी रैशेस, एस्थमा या कोलिक भी हो सकता है। लेकिन माँ के दूध में जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो ये इंटेस्टाइन के पोर्स को धीरे धीरे बंद कर देते हैं। इसलिए 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाने से बच्चे की इंटेस्टाइन पूरी तरह से डेवलप हो जाती है और उसकी इम्यूनिटी जिंदगी भर के लिए सील हो जाती है। लेकिन याद रखिए, एक बार भी फॉर्मूला मिल्क देने से ये इम्यूनिटी कम हो सकती है, क्योंकि वो पीएच का असर 4 दिन तक रहता है। इसके अलावा तीसरा कारण इन्फेक्शंस का है स्टेरिलिटी। अब फॉर्मूला मिल्क फैक्ट्री में बनता है और वो काफी सारे उपकरणों को छूकर और इंसानों के हाथों को छूकर डब्बे में बंद होता है, इसलिए वो 100% स्टेराइल तो नहीं होता। इसलिए कहा जाता है जब फॉर्मूला मिल्क बनाना हो तो पानी को 70 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल करना चाहिए, जिससे कि फॉर्मूला मिल्क के कीटाणु कुछ हद तक मर जाए। फॉर्मूला मिल्क में फिर भी ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं जो इन बच्चों के लिए नुकसानदायक होते हैं और साथ ही में टॉक्सिक मेटल्स भी पाए गए हैं, जैसे कि लेड, कैडमियम, आर्सेनिक। अब इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को सुरक्षा मिलती है मोटापे से, मधुमेह और कर्क रोग, कैंसर से भी। माँ का दूध पीने वाले बच्चे उनका कौशल और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। उनकी आईक्यू जो ब्रेस्ट फीड नहीं करते उन बच्चों से बहुत ज़्यादा होती है। उनका सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, वो प्रगतिशील होते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं। स्तनपान कराने से माता के भी शरीर से काफ़ी विकार कम हो जाते हैं, जैसे कि आगे जाकर उसे ओवेरियन या ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। दूध पिलाने से माँ के ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम हो जाता है। कैल्शियम के बोन सेल्स उसके एक तरह से नए तरह से फिर से डेवलप होके वो आगे जाके ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। स्तनपान कराने वाली माता का वजन, उनका रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल नियमित या नियंत्रित रहते हैं। और साथ ही में स्तनपान कराने से माता का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है, वो काफी सुखी और संपन्न महसूस करती है। ब्रेस्ट मिल्क एक दवाई के जैसा है
क्या आप जानते हैं कि जब भी बच्चे को कोई भी तकलीफ हो, जैसे कि रैशेस या फिर कोई चोट लग जाना या इवन आंखों से पानी आना, तो भी ब्रेस्ट मिल्क दवाई की जैसे काम करता है। लेकिन फॉर्मूला मिल्क परिवार के फाइनेंसेस, पर्यावरण और यहाँ तक कि नेशन की इकोनॉमी के लिए भी नुकसानदायक होता है। अब यदि आप मान गए कि फॉर्मूला मिल्क हमें क्यों नहीं लेना चाहिए, तो आप पूछेंगे कि बॉटल से क्या तकलीफ है। तो अब बॉटल अगर हम देखें तो आप बॉटल वो लिफ्ट की तरह है जो सीढ़ी चढ़ने वाले इंसान को आलसी और ढीला बना देती है। यदि हम देखें तो किसी भी बॉटल को अगर हम उल्टा करेंगे तो दूध अपने आप टपकने लगता है। सो बॉटल से दूध पीने वाले शिशु को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वो पैसिव फीडिंग करता है और फास्ट फ्लो होता है और इस पे उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। बॉटल से दूध पीने के लिए शिशु को मुंह बहुत छोटा खोलना पड़ता है, पर जो बच्चा माँ के स्तन से जुड़ता है उसे अपना मुंह बड़ा खोलकर माँ अपने जबड़ों से माँ के स्तन का निचला हिस्सा दबा दबा कर अपना दूध निकालना होता है। ये एक तरह का एक्टिव फीडिंग प्रोसेस है। इससे बच्चे को मेहनत की आदत होती है और साथ ही में वो अपनी गति खुद डिसाइड करता है। एक बार बच्चे के मुंह में जब प्लास्टिक चला जाता है तो उसे उसकी आदत सी पड़ जाती है, क्योंकि प्लास्टिक मुंह में जाने से उसको एक हाइपर स्टिमुलेशन मिलता है जिससे एक प्लेजर की फीलिंग आती है। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चे को प्लास्टिक से बना हुआ निपल, टीथ, पैसिफायर ये बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जो बच्चा लेटे लेटे बॉटल से दूध पीता रहता है, कभी कभी उसका अपनी भूख यानी कि एपेटाइट पे कंट्रोल चला जाता है, क्योंकि वो सोते सोते दूध पीता रहता है। या फिर कभी कभी माँ या केयरटेकर सोचते कि जितना दूध हमने बनाया है उतना तो बच्चे ने खत्म करना ही चाहिए। इससे ओवर फीडिंग के चांसेस बढ़ते हैं और आगे जाके ऐसे बच्चे मोटापा, मधुमेह ये सब के शिकार हो सकते हैं। माँ के स्तन से जुड़कर दूध पीने से माँ और बच्चे के बीच का बॉन्डिंग या लगाव बढ़ता है और ये बच्चे की मानसिक विकास के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेटकर दूध बॉटल से पीने से फॉर्मूला मिल्क कभी कभी बच्चों के कान में प्रस्तुत यूस्टेशियन ट्यूब में चला जाता है और इन्फेक्शंस पैदा करता है। अब माँ का दूध भी कभी कभी यूस्टेशियन ट्यूब में जा सकता है, लेकिन क्योंकि उसमें एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स होते हैं वो कभी भी बच्चे को इन्फेक्शंस नहीं करते। आखिर में लेटे लेटे लंबे समय तक दूध पीने वाले बच्चे के दांत में सड़न होने लगती है। इसे बेबी बॉटल टूथ डीके भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी जमा हुआ दूध कीटाणुओं के लिए खाना बन जाता है। जबकि दूध माँ के स्तन से जब बच्चा पीता है तो वो एक्टिवली पीता है, जब उसे रुकना है वो रुक जाता है और पूरा दूध गिरता है। साथ ही में आगे जाकर ऐसे बच्चों के आगे के दांत आड़े टेढ़े भी आ सकते हैं। इसलिए बॉटल और फॉर्मूला मिल्क हम बच्चों के लिए नहीं एडवाइस करते। अब आप देखिए कि राकेश ने सोचा है कि मैं सुमी के लिए आखिर क्या कर सकता हूं। तो हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की। राकेश शुरू से कम बोलता है, लेकिन उसे एहसास है कि इस समय पे सुमी को उसके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है। माँ को इस समय अपने आप और अपनी काबिलियत पे संदेह होने लगता है और ऐसे में परिवार वाले केवल अपनी बात करने का तरीका बदलकर माँ का हौसला और आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। तो यदि माँ कहती है कि मुझे बहुत थकान लग रही है, तो पति कभी कभी कह सकते हैं, अच्छा तुम ठीक हो जाओगी, कोई बात नहीं, देखो मैंने दोस्तों के साथ गुड़िया की फोटो शेयर की है। लेकिन इसके बजाय अगर पति कहे, हाँ सुमी तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तो इससे माँ को लगता है कि मेरी तकलीफ का एहसास सामने वाले को है
और उसका हौसला बढ़ता है, उसे अच्छा लगता है। कभी अगर बच्ची सो रही है और पिताजी यूं ही पूछ लेते हैं, क्या हमारी गुड़िया सो रही है? तो माँ कहेगी हाँ, तो पिताजी कह सकते हैं अच्छा सोती ही रहती है, सब ठीक तो है ना। तो माँ को अपने आप पे संदेह होने लगता है, क्या ये भूखी है, क्या मैं इसे जगा दूं? लेकिन अगर पिताजी कहें कि जब तक वो सो रही है बेटा आप भी आराम करो, तो माता का आत्मविश्वास बढ़ता है और माता को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने का समय देने से उसका स्तनपान अच्छा होता है। यदि बच्ची रो रही है तो माँ पूछती है कि हमारी गुड़िया क्यों रो रही है? अगर ऐसे समय पे माँ कहती है उसका पेट नहीं भरा होगा बेटा, बच्चा भूख से रोता है, तो माँ को फिर से अपने दूध के सप्लाई पर डाउट होने लगता है कि क्या उसका पेट ठीक से भर रहा नहीं है। इसके बजाय यदि अगर माँ कहे उसे थोड़ी देर मेरे पास दे दो, मैं चूल्हा चला देती हूँ, वो शायद शांत हो जाएगी, तो माँ का आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ जाता है। शिशु का जन्म माँ का भी एक पुनर्जन्म होता है, एक तरह का रीबर्थ, उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। ऐसे में आइए हम सब उसके साथ रहें, उसका मनोबल बढ़ाएं और उसे खुश रखें, क्योंकि परिवार के सहयोग से ही हो सकता है सफलतापूर्वक स्तनपान। नरिश 1000 डेज की तरफ से मैं सिर्फ आप लोग को बताना चाहूँगी कि हमारे ऐसे एंटीनेटल कोर्सेज हैं प्रेग्नेंट माताओं के लिए, जो घर बैठे अपने कंप्यूटर से देखे जा सकते हैं किसी भी वक्त, और नई माताओं के लिए भी कोर्स हैं जो आप कभी भी एक्सेस कर सकती हैं, और इसमें वो सब टॉपिक्स कवर होते हैं जो नई माता के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि अगले सैटरडे को हमारा सेशन है जो फैमिली हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है। ये फैमिली का सेशन था, वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है। तो हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसके बारे में बताएं, और जो भी आपके आसपास के लोग हैं उन्हें बताएं, जैसे कि जापा की बाइयाँ होती हैं, उन सब से भी ये शेयर करिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानकारी लें। Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Pooja, Narish and team. It was indeed a wonderful session. Before I take up the question answer session, there are so many questions. The questions which are seen in the chat, इधर ही नहीं, मेरे personal phone पे भी बहुत सारे questions आ चुके हैं. So there are many questions, and before taking the questions, I must really appreciate each one of you for having taken this session so lively. And it was indeed wonderful, and so much of information, and you have really translated science into practice.